उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे FM गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं चंद्रिका जोशी। रविवार के साथ ही हमेशा की तरह एक बार हम फिर आ पहुंचे हैं आपसे मिलने और अपने साथ आपको भी पूर्वोत्तर की ओर ले जाने के लिए। पूर्वोत्तर डायरी। आज के संस्करण में हम आपके लिए लेकर आए हैं सिक्किम में जिला स्तर से लेकर राष्ट्र और राज्य स्तर तक की विभिन्न आयोजनों में युवाओं को शामिल करके देशभक्ति की भावना को जगाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा शुरू किया गया युवा उत्सव। अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति इस महीने लोसर उत्सव मना रही है। इसके अलावा हम जानेंगे कि कैसे मिजोरम में एक पहाड़ी राज्य होने के कारण भूस्खलन, जंगल की आग, भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं का सबसे अधिक खतरा है। राज्य के चंपाही जिले ने 2 साल पहले सैकड़ों हल्के और मध्यम झटके झेले थे। इस पृष्ठभूमि में भी हम और जानकारियां देने के लिए आपको ले चलेंगे मिजोरम की ओर और आज शाम हम आपको नागालैंड भी ले चलेंगे। नागालैंड की प्रमुख जनजातियों में से एक अंगामी नागा के रीति रिवाजों की झलक हम देखेंगे। इसके साथ ही पश्चिमी त्रिपुरा जिला शिक्षा विभाग के तहत सहायक विज्ञान शिक्षक के रूप में कार्यरत और वर्ष 2022 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार के राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले श्री अंजन बानिक के साथ साक्षात्कार। तो आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं पूर्वोत्तर के बहुत ही खूबसूरत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर राज्य सिक्किम से। जिला स्तर से लेकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक विभिन्न आयोजनों में युवाओं को शामिल करके देशभक्ति की भावना और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों को फिर से जगाने के उद्देश्य से सरकार ने शुरू किया है युवा उत्सव भारत एट 2047। इस कार्यक्रम का मूल विषय है पंच प्रण। हम सभी जानते हैं कि युवा शक्ति से जनभागीदारी विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर ले जाता है। ये गुलामी या औपनिवेशिक मानसिकता के किसी भी निशान को हटाने में मदद करेगा। हमारी विरासत की जानकारी और साथ ही साथ अपनी विरासत पर गर्व करने के साथ ही नागरिकों के बीच एकता और एकजुटता तथा कर्तव्य की भावना से युवा उत्सव इंडिया एट 2047 शुरू किया गया है। ये कार्यक्रम सिक्किम में जिले से लेकर राज्य स्तर तक विभिन्न आयोजनों में युवाओं को शामिल किया जा रहा है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के मूल्य और देशभक्ति की भावना को फिर से जगाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्पना के अनुरूप ही इसे बनाया है और ये पंच प्रण पर आधारित कार्यक्रम है। सिक्किम में इस अभियान के तहत 2 कार्यक्रम निर्धारित हैं। पूर्वोत्तर डायरी के साथ साक्षात्कार में नेहरू युवा केंद्र संगठन सिक्किम में राज्य निदेशक कविता श्रीवास्तव ने युवा उत्सव इंडिया एट 2047 के उद्देश्यों और मुख्य बातों को हमसे साझा किया, जैसे युवा उत्सव भारत एट 2047 की परिकल्पना कैसे की गई, इसके उद्देश्य क्या हैं, अभियान के केंद्र में जन भागीदारी कैसे है, दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए युवाओं को संगठित करने के तरीके क्या हैं। इस राष्ट्रीय महोत्सव के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम राष्ट्र के यूथ को जोड़ें और उनको नेशन बिल्डिंग के बारे में उनका क्या योगदान होना चाहिए, इसके बारे में उनको हम बताएं। In fact, this is the biggest festival in terms of getting youth at one platform. इसमें इनका इंटेलेक्चुअल और कल्चरल इंटीग्रेशन होता है और इसमें हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा डाइवर्स कल्चर है हमारे राष्ट्र का, उसको हम एक धागे में पिरोएं और एक भारत श्रेष्ठ भारत के महत्व को समझाएं। सिक्किम में किन कार्यक्रमों की योजना है? We being one of the youngest nation, the youth have a great responsibility towards nation building and they must realize their worth and their value and they need to participate and engage and ensure
in meaningful outcomes which are very, very contributory towards nation building. सिक्किम से हमारी सहयोगी उषा शर्मा ने ये साक्षात्कार आपके लिए भेजा है। जानकारी दे रही थी नेहरू युवा केंद्र संगठन सिक्किम की राज्य निदेशक कविता श्रीवास्तव। और अब बात अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति इस महीने लोसर उत्सव मना रही है। इस साल तवांग जिले में भारतीय चीन सीमा पर मोनपा के लोग भारतीय सेना को समारोह में शामिल कर इस उत्सव को एक तरह से विशेष बना रहे हैं। लोसर अरुणाचल प्रदेश की बौद्ध मोनपा जनजाति का प्रमुख त्योहार है। मोनपा मूल रूप से राज्य के पश्चिमी भाग तवांग और पश्चिमी कामेंग जिले में रहते हैं। लोसर को तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। ये उत्सव करीब 15 दिन तक चलता है, लेकिन इसके शुरुआती 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। त्योहार के पहले दिन परिवार के 1 या 2 सदस्य सुबह सवेरे भोर में पहला पानी लेने के लिए नल या झरने पर जाते हैं। वे जल स्रोत पर धूप आदि चढ़ाते हैं, नल पर दुपट्टा सा बांधते हैं, स्थानीय द्रव्य चढ़ाते हैं और आत्माओं को खुश करने के लिए प्रार्थना करते हैं। दूसरे दिन वे एक दूसरे के घरों में जाकर नाच गाकर खेल खेलते हैं, प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं और तीसरे दिन वे अपनी छतों पर झंडे फहराते हैं और आत्माओं और देवताओं का सम्मान करने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये त्योहार तिब्बती कैलेंडर के अनुसार जनवरी या फरवरी के आसपास आता है। इस वर्ष मोनपा समुदाय के शीर्ष निकाय मोनपा मेमांग शोंगपा ने 15,200 फीट की ऊंचाई पर तवांग जिले में बुमला के पास भारत चीन सीमा के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लोसर समारोह का आयोजन किया। ने कहा कि समारोह का उद्देश्य हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों को सम्मानित करना और उन्हें इस स्थानीय त्योहार का, इस उत्सव का हिस्सा बनाना है। लोसर यानी कि हम बौद्ध मानने वाले इसे नया साल के रूप में मनाते हैं। इस साल लोसर का 2150वां साल है। इस लोसर में हमने यानी कि मोनपा मेमांग शोंगपा के सदस्यों ने ये फैसला किया है कि इस साल लोसर हम फौजी भाइयों के साथ मनाएंगे और हमारे तवांग में सैनिकों के साथ बहुत अच्छा संबंध है। इस बार हमने बुमला के पास 15,200 फीट की ऊंचाई LAC पर बहादुर जवानों के साथ मनाया, जो कि अपने परिवार से दूर रहकर हमारे सुरक्षा में दिन रात तैनात रहते हैं। और इस तरह के कार्यक्रमों में अन्य चौकियों को भी शामिल किया जाएगा। Tawang being the tourist hotspot of the state, hundreds of tourists visiting Bumla also enjoyed the cultural show on the occasion and had lunch with Indian Army soldiers and organizers. This is Rakesh Dole, Air News, Itanagar. तवांग राज्य का पर्यटन स्थल है। बुमला आने वाले सैकड़ों पर्यटकों ने भी इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया और भारतीय सेना के जवानों और कार्यक्रमों के आयोजकों के साथ दोपहर का भोजन किया। और अब मिजोरम चलते हैं।
एक पहाड़ी राज्य होने के कारण मिजोरम में भूस्खलन, जंगल की आग और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सबसे अधिक खतरा रहता है। राज्य ने पिछले 2 वर्ष में बड़े पैमाने पर जंगल की आग देखी है। इसके अलावा राज्य के चंपाही जिले ने 2 साल पहले सैकड़ों हल्के और मध्यम झटके झेले हैं। इस पृष्ठभूमि में आने वाले दिनों में बड़े भूकंपों की ओर इशारा करते हुए भूकंपीय क्षेत्र यानी सिस्मिक जोन 5 की बातें दिमाग में तो सभी के हैं। गौरतलब ये है कि मिजोरम सहित पूरा उत्तर पूर्व का इलाका सिस्मिक जोन 5 में स्थित है, इसलिए इस क्षेत्र में भूकंप आने की आशंका व्यक्त की जाती रही है। मिजोरम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक बड़े भूकंप की आशंका जरूर है, लेकिन कोई भी इसके समय को या फिर ये कितना बड़ा होगा इसका अनुमान नहीं लगा सकता। हालांकि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और इसके कर्मियों ने अब तक कई विकट परिस्थितियों का सामना किया है और वे आने वाले दिनों में भी किसी भी प्रकार की स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मिजोरम में पिछले 2 वर्षों में जंगल की आग भी बड़े पैमाने पर देखी गई है। इन तथ्यों का हवाला देते हुए कई लोगों ने चिंताएं व्यक्त की हैं। इसलिए भय और चिंता से पीड़ित होने की बजाय एहतियाती उपाय करना और लोगों में सकारात्मक जागरूकता पैदा करना बेहतर होगा, ताकि नुकसान कम से कम हो और लोग भूकंप से भयभीत न होकर आपस में मदद कर सकें और पहले से इसकी तैयारी करके सुरक्षित रहें। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए राज्य आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के उप निदेशक प्रशिक्षण डॉक्टर लाल रोकिमा चेंकुआला ने कहा कि वे संसाधनों से लैस हैं और अपने कर्मियों को प्रशिक्षण देते हैं और नियमित रूप से जागरूकता अभियान भी चलाते हैं। उन्होंने बताया कि विभाग राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नीति, कार्यक्रमों और दिशा निर्देशों का अनुपालन कर रहा है और साथ ही किट और उपकरण के साथ अपने संसाधनों को समृद्ध कर रहा है, यानी किट और उपकरण जितने चाहिए उतने रखे जा रहे हैं। I like to point out that Mizoram is vulnerable to various hazards like landslides, earthquake, cyclone, river run floods and other natural hazards. Landslide is the most common hazard occurring very frequently. Every year number of landslides occurring here and there, disrupting communication lines and collapsing of buildings and causing life and injuries to many people. And we all know that Mizoram is lying in seismic zone 5 of Indian seismic zonations. But earthquake can strike any time here and there. But at the present knowledge of science and technology, we cannot predict the earthquake, the dates, the timing, and the magnitude cannot be predicted. So we are very sad to learn that some people are predicting earthquakes in the near future. But we have to send a message to the people that we cannot predict the earthquakes, the dates, the timing, and the magnitudes. आपदा प्रबंधन विभाग समय समय पर राज्य और जिलेवार मॉक ड्रिल भी आयोजित करता है, जो कि अलग अलग संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में भी समय समय पर आयोजित की जाती हैं। डॉक्टर लाल रोकिमा ने बताया कि इन मॉक ड्रिल से हमेशा लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और विभाग को जरूरत के समय में अधिक प्रभावी समाधान निकालने में इससे मदद भी मिलेगी। Dr. La Roque Matenko said these mock drills have always drawn good responses from people and helped the department to work out for more effective solutions in the time of need. This is Irene from Aizawl. आइए अब हम आपको लिए चलते हैं नागालैंड। नागालैंड की प्रमुख जनजातियों में से एक है अंगामी नागा। इसके रीति रिवाजों की झलक आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर श्रोताओं आप में से किसी ने पूर्वोत्तर और विशेष रूप से नागालैंड का दौरा किया है, तो आपको प्रत्येक गांव में एक पारंपरिक द्वार या फिर आधुनिक स्वागत द्वार तो मिलेगा ही, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पारंपरिक द्वार नागा जनजातियों के बीच, विशेष रूप से नागालैंड की प्रमुख जनजातियों में से एक अंगामी नागाओं के लिए बहुत महत्व रखता है। आज हम आपको अंगामी पारंपरिक द्वार, जिसे खारू नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य बताते हैं। अतीत में गांव
ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर स्थित होते थे और गांव में प्रवेश के लिए आंगामी पारंपरिक गेट या द्वार जिसे हम कहते हैं, खारू तेनमिया अंगामी बड़े बड़े द्वार बनाए जाते थे जो सामाजिक जीवन में बहुत ही महत्व रखते थे और रणनीतिक सुरक्षा के तौर पर इनका इस्तेमाल होता था। शुरुआती दिनों में खारू का इस्तेमाल न सिर्फ गांव की सुरक्षा के लिए किया जाता था बल्कि ये आंगामी सामाजिक और पारंपरिक रीति रिवाजों से बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ था। गांव में पारंपरिक द्वार न हो ऐसा हो ही नहीं सकता था। कोहिमा के एक गांव के बुजुर्ग मेदोसेल्हो कोरेस्तु से बात करते हैं जो आंगामी पारंपरिक द्वार के महत्व को बताएंगे। Kharu gives the greatest security to the village population as the whole village is bounded with strong fencing and spikes. There is a main entrance where the traditional gate is erected. Every night, Kharu is closed inside to ensure that no intruder break open after all the residents have returned home from works. Any expert can work on it and carve out following pictures or images. A. Enemy head. B. A warrior carrying a beheaded head. C. Sun. D. Moon. E. Star. F. Women breast. G. Big piece of pork meat. H. Paddy stalk with air. I. Cockerel. All these figures have religious and social significance, but it is prohibited to describe them elaborately as per tradition. In our concept, we believe the sun gives wisdom during the day. The moon and the stars do the same at night. Women breast signifies the increase of populations. The piece of pork meat signifies prosperity. Paddy stock also signifies prosperity. Cockerel, we use it to purify the soul. During those days, we take head hunting as a very important activity in our lives. So, enemy head and a warrior carrying a beheaded head means we win over our enemy and kill our enemy. इस आधुनिक युग में पुराने पारंपरिक द्वारों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये देखा जा सकता है कि नागालैंड के कई गांवों में आधुनिक स्वागत द्वार तो बनाए गए हैं जो उससे कुछ मिलते जुलते हैं और यही किसी भी नागा गांव की प्रमुख विशेषता है। इस द्वार को विभिन्न रंगों से रंगा जाता है और इस द्वार के ऊपर कई पुरानी मान्यताओं को चित्रों के माध्यम से अंकित किया जाता है। This is Asonyo from AIR News, Kohima. और अब बात असम की। असम से हमारे संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा ने जानकारी भेजी है। आत्मनिर्भर महिलाएं विकास का सूचक है। असम सरकार के हथकरघा और कपड़ा मंत्री यूजी ब्रह्मा के साथ हमारी संवाददाता ने बातचीत की है और इसका विषय है आत्मनिर्भर महिलाएं। सरकार का पूरा जोर है कि मातृशक्ति स्वावलंबी हो और आत्मनिर्भर हो। Would you please tell us what is the main aim and objectives of starting this unique initiative called Swanirbar Nari, means independent women? What is the purpose of having this scheme in Assam? Swanirbar Nari, it is a part of the women empowerment policy of the government of India. And everyone knows about the handloom sector of the Assam. So next to the agriculture, the handloom and textile sector is the largest employer. And most of the women weavers of the rural area or village area, they are related to and linked with the weaving sector. So this is very much related to our root level economy also. And if you want to develop the village economy, then first of all women should be empowered. Their activities should be brought to the economic activities. And that is the main reason after COVID situation. We thought that something should be done for the welfare of the women because the COVID situation affected largely the women-related economy and life of women. So after that, the Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma, he conceptualized this idea, Atmanirbhar Nari and Swanirbar Nari, and especially for Assam, that is a Swanirbar Nari.
and we launched a portal, Swanirvar Nor-Nari portal. The aim is to register all individual weavers. The aim of this scheme is to empowerment of the women, and so that they can earn directly without the middleman. And this is going to be a only scheme for the women to give a proper market to them, so that they don't get suffered because of the lack of market. So we are giving market, and Handloom and Textile Department has two business organizations like AGMC and ArtFed, and they will sell this gamusa throughout the India from various means. We have developed a business plan also, and all over in Assam, all over the India, in each and every state, we will have the showroom in future. That is the plan that we are developing now. Apart from that, also we are now trying to create the market situation, market environment in the state also. And as a part of that, the Chief Minister of Assam already has decided to set up the integrated handloom park at Kaziranga National Park. That will be, this project cost will be about 58 crores, I think. 58 crores. We have got now already 5 crores from the NEC, and 5 crores will be won by the state budget. And other rest of the budget that will be managed from, or and in the next year it may be from the NIDA or any of the loan amount or state SOPD also. So that will be a very big project, and by that way the handloom market and about the handloom, that world will come to know. Everyone who comes to this Kaziranga for tourism, they will have to go there and see the Assam handloom, and by that way we will develop the linkage. So that will be the big boost for the handloom market in future, in days to come. There is a huge demand of Assamese traditional attires and handicrafts and other things. So whenever people visit Assam, they are supposed to buy all these things. So is there any plan so that people from outside the state should be able to get those things in their own states or own cities? So that is still at the concept level, and we have not been able to bring all this idea to the budget in the form of the budget. So what in the next years to come, we have the plan to set up the showrooms throughout India in each and every states of the country, and Assam Bhavan and Assam House will be set up. So in all Assam House and Assam Bhavan, there will be a showroom for the handloom and textile. These products will get the market, bigger market, wider market. And apart from that, also we have the plan to organize a national Gamusa Mela, and like that in the Delhi or any big cities of the country. And we have been organizing the district level and the state level expo also. And Kaziranga Handloom Park, that is that will be a permanent structure for the market linkage, and that will be able to develop the linkage with the other foreign countries also. And at the same time, there is a plan, and we are now developing the idea of bringing policy to provide this power to the ArtFed for export also. Till now, the handloom department we not doing in the field of the export. There is no export activities, and we are not exporting these materials to the other states also. Very little quantity of the products are now being sent off or being exported to the other states also. Not to talk about the foreign countries, even not in the India also. But that's what we are now trying to strengthening even to the foreign country also by providing power to the ArtFed. So this is the policy planning, but still not finalized. And we are now having a series of discussion with the Chief Minister, and the financial experts are evolving the whole things. Like policy becomes successful, I think getting a bigger market in the world forum becomes an Arona, that will be possible, I think. When we say about Assam's handicrafts, the first thing comes to our mind is Gamusa. And Prime Minister Narendra Modi made it world famous. Though, people from outside also, they used to know Gamusa, but since last few years, the amount of Gamusa has been used by our Honorable Prime Minister is tremendous. And recently one good news is that Assam Gamusa has got the GI tag. So what's the benefit basically we are supposed to get after having this GI tag? GI tag is basically for ownership. This is owned by Assam, not by others. Nobody can claim the ownership over the Gamusa tomorrow. Or if there was no GI identification, geographical identification also, anybody could have claimed the ownership of this Gamusa.
Now AGI Tech, it is helping us in various ways, because now by the mobile app also, it is now being developed by the Guwahati IIT. I think I have heard something now. So everyone can check this, any gamasa, whether it is produced in the Assam or not. So what the world want is the genuine handloom products. Even if you go to other countries, they are not ready to accept any Indian clothes which are manufactured at the factory. They are ready to accept those clothes only which are woven, hand woven things. The traditional hand woven things have their own value. No, this can be identified now. It has become easier to identify whether the product is handloom or not. This is what, and we have the one policy also, that the handloom reservation and protection of money articles, Handloom Protection Act, we say like that, in 1985, in short. So under that, no handloom products are allowed to be manufactured by any powerloom or any factory made, industry made. That is not allowed. So gamsa is protected item. Aronai and Dokhana, Sari, Mekla, all protected items. Thank you once again for giving us your valuable inputs, and thank you. पूर्वोत्तर डायरी। अब बात त्रिपुरा की। त्रिपुरा के अगरतला के विज्ञान शिक्षक श्री अंजन बानिक ने वर्ष 2022 के लिए नवीन और पारंपरिक तरीकों के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। वे इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को जीतने वाले त्रिपुरा राज्य के पहले प्राप्तकर्ता बन गए हैं। ये पुरस्कार भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद सरकार की एक स्वायत्त संस्था है। इसकी स्थापना 1987 में विभिन्न श्रेणियों को निर्धारित करते हुए विज्ञान की लोकप्रियता को बढ़ाना, संचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रयासों को प्रोत्साहित करना और पहचान करने के लिए की गई थी। श्री बानिक वर्तमान में पश्चिमी त्रिपुरा जिला शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक विज्ञान शिक्षक के रूप में काम करते हैं। विज्ञान संचार के क्षेत्र में इस सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार की 5वीं श्रेणी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार में उत्कृष्ट प्रयास और योगदान तथा नवीन और पारंपरिक तरीकों के माध्यम से विज्ञान को प्रोत्साहन देने के लिए सम्मानित किया गया है। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अभी हाल ही में विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री बानिक को पुरस्कार प्रदान किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सभी पुरस्कार विजेताओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को विश्व की नेतृत्व शक्ति के रूप में बदलने के लिए आगे बढ़ने का आह्वान किया। इतिहास रचने वाले त्रिपुरा के श्री अंजन बानिक का बीते 28 वर्षों से विज्ञान संचार, विज्ञान लेखन, विज्ञान पत्रकारिता और विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान है। रविवार की शाम प्रसारित होने वाला पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम पूर्वोत्तर के राज्यों से रोचक जानकारियां आप तक लेकर आता है। पूर्वोत्तर डायरी का नियत समय अब समाप्ति की ओर है। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। रविवार का हमें रहेगा इंतजार। अब अनुमति दीजिए। आलेख और संकलन चंद्रिका जोशी, तकनीकी सहायक दानिश जैदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे FM गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।